जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्लास 12 की इंग्लिश का मॉडल पेपर 4। इससे पहले आप लोगों को 3 मॉडल पेपर कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट भी बन चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और लाभान्वित होइए। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों का संकलन चल रहा है इस समय, बहुत ही धमाकेदार तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है बच्चों। सेक्शन ए में आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव होता है और इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन फेलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। अब देखते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। मैंस लाइफ मतलब व्यक्ति का जीवन, इज़ नॉट मेजर्ड मतलब नहीं मापा जाता है, बाय नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या, मंथ्स मतलब महीनों की संख्या, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या से। दैट ही हैज़ लिव्ड जो उसने जिया है। तो मनुष्य के जीवन का मापन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों या वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बट बाय द डीड्स बल्कि कार्यों के द्वारा ही हैज़ डन जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट्स और उपलब्धियों के द्वारा मापा जाता है, ही हैज़ मेड जो उसने प्राप्त किया है। व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज़ नॉट द क्वांटिटी। जीवन में जो भी वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है वो मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस बल्कि अनुभव का गुण के ऊपर निर्भर करता है। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स। ए शॉर्ट लाइफ मतलब एक छोटा जीवन, डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए होता है, नोबल डीड्स अर्थात श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पित है, इज़ फार मोर वैल्यूएबल अधिक बहुमूल्य है, देन ए लॉन्ग लाइफ एक लंबे जीवन की अपेक्षा। मतलब अच्छे श्रेष्ठ कार्यों के लिए एक छोटा जीवन अधिक मूल्यवान है एक लंबे जीवन की अपेक्षा। आप ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइवल परस्यूट जो किसी का अनुसरण करने में 100 वर्ष का जीवन जी करके और चले जाते हैं। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम कार्यों में जीवित रहते हैं, वर्षों में नहीं जीवित रहते हैं। भाई अगर हम कार्यों में जीवित हैं तो हमें हर कोई हमारा सम्मान करेगा और मृत्यु के बाद भी हमारा नाम अमर रहेगा। नोबल डीड्स मतलब श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स और अच्छी भावनाएं कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर किसी के भी चरित्र का वास्तविक शान, वास्तविक वैभव का निर्माण करती हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम और समय की लंबाई इसका मापन, इसका निर्माण नहीं करती है। वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड जो कोई एक जीवन में जिया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इससे संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे और उन 5 क्वेश्चन का 3-3 नंबर होगा। ओवरऑल 15 नंबर का ये आप लोगों का होगा। तो चलिए देखते हैं। हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड। मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। ये नहीं पूछा है कि कैसे नहीं मापा जाता, हमसे पूछा कैसे मापा जाता है। तो मैंस लाइफ इज़ मेजर्ड बाय हिज डीड्स। मनुष्य का जीवन उसके कार्यों के द्वारा मापा जाता है। ही हैज़ डन जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ डन और उन उपलब्धियों के द्वारा मापा जाता है जो उसने प्राप्त किया है। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है बच्चों, व्हिच इज़ मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। अधिक बहुमूल्य कौन है, एक छोटा जीवन या फिर एक बड़ा जीवन। ज़्यादा बहुमूल्य कौन है। तो ए शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन, डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स जो श्रेष्ठ कार्यों को समर्पित होता है, इज़ फार मोर वैल्यूएबल अधिक बहुमूल्य है।
देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट, जो किसी के अनुसरण करने में सैकड़ों वर्षों का एक लंबा जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक बहुमूल्य है। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है बच्चों कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, जीवन में मनुष्य को क्या करने के लिए चुनना चाहिए। तो आंसर है ए मैन शुड प्रीफर, एक व्यक्ति को चयन करना चाहिए, टू डू नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एक व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए चुनना चाहिए, चयन करना चाहिए। डी नंबर कह रहा है व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, व्हाट मेक्स, क्या निर्माण करता है, कैरेक्टर मतलब चरित्र का, ग्लोरियस मतलब शानदार, शानदार चरित्र का निर्माण कौन करता है या किससे होता है। तो नोबल डीड्स, अंतिम पैसेज, इसमें पैसेज में 2 भाग हमने किया था, 2 पैसेज बनाया है, तो उसमें जो दूसरा पैसेज है वही नोबल डीड्स मतलब श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज़, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और अच्छी भावनाएं कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती हैं, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड, उस समय की लंबाई उसका निर्माण नहीं करती है जो किसी एक ने पूरे इस संसार में जिया है। देखिए ई में 5 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन आता है ई वाले सेक्शन में, जैसे ABCD 4 सेक्शन आपने देखा, और इसके बाद ई वाले में कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ महत्व है या महत्वपूर्ण है। तो बच्चों पैसेज में एक शब्द लिया गया है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस शब्द जो है ये क्या है, इम्पोर्टेंस का सिनोनिम्स है। इसी में दूसरा कह रहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाई नोबल एंडीवर्स, नोबल एंडीवर्स का कार्य के अर्थ क्या है, तो क्या है एडवेंचरस परस्यूट मतलब साहसिक कार्यों का अनुसरण करना, ये आप लोगों का इसका हो जाएगा। और तीसरा नंबर इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड। देखिए 2 यहाँ पर एक इंडीड के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो इंडीड और इनडीड के बीच में क्या अंतर है, जैसे एक में इन अलग और डीड अलग होगा, ये टाइपिंग में मुझसे एरर हुआ, मैंने उसको ये ऑटो स्पेलिंग करेक्ट वाला जो है उसके तहत हो गया है। तो देखिए द वर्ड इंडीड मीन्स क्या होता है, रियली, इंडीड मतलब वास्तव में, और यहाँ देखिए इन डीड का मतलब होता है इन वर्क्स मतलब कार्यों में संलग्न होना। इस प्रकार से ये ई वाले भाग का तीनों आपका 1-1 नंबर का हो जाएगा। ज़बरदस्त क्लास है मित्रों, भाइयों बहनों, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। यकीन मानिए जो भी इस चैनल के द्वारा कराया जाएगा उससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आने हैं, क्योंकि बार बार जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, या जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है वो प्रश्न आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। तो आशा यही लेकर के करवा रहा हूं कि बाद में आप लोगों को परीक्षा के टाइम पर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सेक्शन बी शुरू होता है, राइटिंग स्किल यहाँ पर आपकी चेक होगी, और राइटिंग स्किल में देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक पर आप क्या कीजिए, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक पर एक निबंध 100 से 150 शब्दों में लिखिए। कितने, तो 100 शब्द से लेकर के 150 शब्दों तक में लिखना है। चलिए विषय देख लेते हैं क्या है। तो 3 विषय दिया जाता है। एक विषय है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र या गणतंत्र का भविष्य। दूसरा है डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के दोष। और तीसरा है माई मदर मतलब मेरी माँ। तो इसमें आज मैं आप लोगों को एक ऐसे करवाऊंगा डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में क्या है बच्चों, डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के दोष या अवगुण। तो चलिए इंट्रोडक्शन में पहले देखते हैं, परिचय में। द डाउरी सिस्टम हैज़ एज्यूम्ड एन इम्पोर्टेंस ऑल ऑफ ए सडन ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स। डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, हैज़ एज्यूम्ड मतलब माना जाता, एन इम्पोर्टेंस एक महत्व, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक, ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स पिछले 40 वर्षों से, तो लगभग पिछले 40 वर्षों से दहेज प्रथा को अचानक से महत्व दिया जाने लगा। आर सो नॉट ए डे पासेज, अथवा
कोई भी ऐसा एक दिन नहीं गुजरता है व्हेन वी डू नॉट रीड इन द डेली न्यूज़पेपर्स, जब हम दैनिक समाचार पत्रों में ना पढ़ते हों केसेस ऑफ सुसाइड्स, मतलब आत्महत्या के मामले, और ब्राइड बर्निंग्स या दुल्हन के जलने के मामले इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों में। मतलब पर डे कोई ना कोई ऐसी घटना देखने को मिल ही जाती है। द होल थिंग इज सो सेमफुल, ये पूरी चीज़ बहुत अधिक, सो सेमफुल मतलब बहुत अधिक शर्मनाक है। इस होल का मतलब पूरा होता है। बट इज़ वेरी मच ए रियलिटी टुडे, लेकिन फिर भी वास्तव में ये आज भी बहुत अधिक है। मैन इन हिज लस्ट फॉर इल गॉटन वेल्थ, मैन मतलब मनुष्य, इन हिज लस्ट अपनी बुराइयों में, फॉर इल गॉटन वेल्थ बुरे तरीके से धन को प्राप्त किए हुए धन को प्राप्त करने की लालसा ने हैज़ बिकम ए बीस्ट, उसे एक जानवर बना दिया। एंड हैज़ लॉस्ट ऑल मोरल स्क्रपल्स, और सभी नैतिक भावों को उसने खो दिया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉल आवर सेल्फ सिविलाइज्ड, अपने आप को सभ्य कहना मुश्किल है। मतलब हम सभी अगर अपने आप को सभ्य कहें तो ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि भैया जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है तो फिर हम सभ्य कहाँ रह गए। इफ़ वी डू नॉट इरेडिकेट दिस सिस्टम, यदि हम इस इरेडिकेट मतलब होता है समाप्त करना, यदि हम इस प्रथा को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को अगर हम सभ्य कहते हैं तो ये बुरा होगा, मुश्किल होगा। अगला हेडिंग है दूसरा नंबर, कह रहे हैं कि द डाउरी सिस्टम पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब दहेज प्रथा का अतीत और वर्तमान। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, व्हेन एंड हाउ द डाउरी सिस्टम ओरिजिनेटेड, कि दहेज प्रथा कब और कैसे शुरू हुई। मतलब क्या कहा कि ये प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, ये जानकारी करना बहुत मुश्किल है कि दहेज प्रथा कब और कैसे शुरू हुई। सिंस हॉरी पास्ट, मतलब बहुत अतीत से, प्रेजेंट मतलब वर्तमान तक, हैव बीन गिविंग गारमेंट्स, कपड़े दे रहे हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण दिया जा रहा है, एंड अदर गिफ्ट्स और अन्य उपहार दिए जा रहे हैं, नॉट ओनली टू डियर डॉटर्स, न केवल अपनी पुत्रियों को देते हैं, बट आल्सो टू द ब्राइड ग्रूम, बल्कि दूल्हे को भी देते हैं, एंड इन लॉज, और जो उनके ससुर हैं यानी संबंधियों को भी देते हैं। बट लेकिन क्या कहा कि लेकिन दीज ऑफरिंग्स वीआर ओनली गिफ्ट्स, ये जो ऑफरिंग थे, प्रस्तुतिकरण थे, ये केवल उपहार थे, एंड वी आर प्योरली वॉलेंटरी, और पूरी तरीके से सामाजिक भी थे, बिना हिंसा के थे। ऑफ लेट, बाद में, द पिक्चर हैज़ बिकम टोटली डिफरेंट, पूरा दृश्य बिल्कुल बदल गया। नाउ, अब डाउरी इज़ डिमांडेड, दहेज मांगा जाता है, एंड एक्सटॉर्टेड, और लिया जाता है या जबरन लिया जाता है, एज ए मैटर ऑफ राइट, एक अधिकार के मामले के रूप में। इट इज़ नॉट ओनली इन काइंड, ये दयालुता पूर्वक न केवल नहीं है, बट आल्सो इन हार्ड कैश, बल्कि इसे मतलब ये केवल किसी वस्तु के प्रकार के रूप में ही नहीं, बल्कि ये कैश यानी नकदी के रूप में भी लिया जाता है। अब देखते हैं इविल्स ऑफ द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा की बुराइयां क्या क्या हैं। तो इसमें हम लोग तीन देखते हैं। तो 3 पॉइंट में क्या है, पेरेंट्स इन परपेचुअल डेब्ट, जो माता पिता होते हैं वो बहुत भारी कर्जे में डूब जाते हैं। द डाउरी सिस्टम हैज़ ब्रॉट विद इट ए लॉट ऑफ इविल्स, दहेज प्रथा अपने साथ बहुत सारी बुराइयों को लाई है। पुअर पेरेंट्स, बेचारे गरीब माता पिता, गर्ल्स माने लड़कियों के, बेचारे लड़कियों के गरीब माता पिता, हु आर अनेबल टू ऑफर ह्यूज डाउरीज, जो विशाल, ह्यूज मतलब विशाल, जो विशाल दहेज प्रथा को प्रदान करने में असमर्थ हैं, देमसेल्व्स अपने आप को असमर्थ पाते हैं, कॉन्स्टेंटली बोरो मनी फ्रॉम अदर्स, निरंतर रूप से वे दूसरों से कर्ज ले लेते हैं, व्हिच दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे बैक इजली, जिसे वे आसानी से वापस करने में सक्षम नहीं होते हैं, उसके वो चुका नहीं पाते हैं। और फिर इससे क्या होता है, दे हैव टू लिव इन परपेचुअल डेब्ट, उन्हें भारी कर्जों में रहना पड़ता है,
थ्रू आउट दियर लिप्स, अपने पूरे रहन सहन के दौरान, विद रिलेटेड मिजरीज, बहुत संबंधित कष्ट को झेलते हैं, एंड ह्यूमिलिएशन, और अपमान को भी झेलते हैं। इफ़ ये फादर है मोर डाटर्स, यदि एक पिता के पास कई पुत्रियां हैं, देन सन्स मतलब पुत्रों की अपेक्षा, यदि एक पिता के पास पुत्र की अपेक्षा कई पुत्रियां हैं, द इंटायर फैमिली इज़ डूम्ड फॉर एवर, तो ये पूरा परिवार हमेशा के लिए कर्ज में ही दबा रह जाता है। फिर दूसरा इसमें बी वाली मतलब दूसरी बुराई क्या है बच्चों, तो दूसरी बुराई देखते हैं, मेनी गर्ल्स गोइंग विदाउट मैरिज, बहुत सारी लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं, बिना शादी के ही रह जाती हैं। कैसे? इन मेनी केसेस, कई मामलों में, सम ऑफ द गर्ल्स मतलब कुछ लड़कियां हैव टू गो विदाउट मैरिज ऑल देयर लिव्स, उन कुछ लड़कियों को अपना पूरा जीवन बिना शादी के बिताना पड़ता है। समटाइम्स कभी कभी दे आर मैरिड टू मोस्ट अनवर्दी हस्बैंड्स, वह बहुत बेकार पतियों से उन्हें शादी भी करनी पड़ती है। बिकॉज क्योंकि दे हैव नो डाउरी फॉर बेटर हस्बैंड्स, क्योंकि अच्छे पतियों के लिए उनके पास कोई भी दहेज नहीं होता है। द रिजल्ट इज़, परिणाम ये है, दैट द होल लाइफ पासेज इन मिजरी एंड एबनॉर्मेलिटी, कि पूरा जीवन किस में गुजर जाता है, तो संकट में और असामान्यता में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, गुजर जाता है। और तीसरी बुराई क्या है? तीसरी बुराई है सुसाइड मतलब आत्महत्या, टॉर्चर मतलब प्रताड़ना, एंड ब्राइड बर्निंग और दुल्हन के जलने की मामला। द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द डाउरी सिस्टम इज़, पूरे जो दहेज प्रथा का सबसे बुरा परिणाम है वो ये है कि द नेवर डाइंग क्रेज ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड, इसमें कभी भी पतियों के मरने की कोई खबर नहीं आती है या कोई हिस्सा इसमें नहीं है। एंड द इन-लॉज, और उनके ससुराल वालों के मरने की खबरें भी कभी नहीं आती। तो एक्सट्रॉट मोर एंड मोर डाउरी, वह अधिक से अधिक दहेज हड़प करना चाहते हैं फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट्स, दुल्हन के माता पिता से। इवन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी वो प्राप्त करते रहते हैं। सिंस द ब्राइड्स फादर कैन नॉट गो ऑन गिविंग मनी इनडेफिनेटली, जैसा कि अनिश्चित रूप से दुल्हन के माता पिता रुपए नहीं दे पाते हैं, द ब्राइड हैज़ टू सफ़र फॉर द सेम, तो इन सब चीज़ों से दुल्हन को गुजरना पड़ता है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिबक्ड, उसे हमेशा डांटा जाता है, यानी ताने मारे जाते हैं। ह्यूमिलिएटेड, अपमानित किया जाता है। एंड टॉर्चर्ड, और प्रताड़ित किया जाता है, बाय द हस्बैंड एंड द इन-लॉज, मतलब पति और उसके संबंधियों के द्वारा। केसेज ऑफ सुसाइड्स बाय ब्राइड्स, दुल्हनों के द्वारा आत्महत्या के मामले। इन डिस्प्रेशन मतलब निराशा में, एंड ब्राइड मर्डर, और दुल्हन की हत्या, और ब्राइड बर्निंग या दुल्हन को जला देना, है बिकम कॉमन रिसेंटली, आजकल बहुत साधारण हो गया है। सॉल्यूशन मतलब इसका समाधान क्या है, तो समाधान में भी देख लेते हैं कुछ हेडिंग, जैसे लीगल एंड सोशल, यानी कानूनी और सामाजिक दोनों प्रकार से समाधान होना चाहिए। द डाउरी मेनास शुड बी सॉल्व्ड क्विकली, मेनास मतलब परेशानी या दानों जिसको कह सकते हैं, यानी दहेज का दानों बहुत जल्द ही समाधान किया जाना चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, द गवर्नमेंट हैड इनेक्टेड स्ट्राइंजेंट एंटी डाउरी लॉस, सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने एक ज़बरदस्त या कह सकते हैं बहुत सख्त दहेज विरोधी कानून बनाया है। बट दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन राइट इरेंस्ट, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, मतलब कठोर रूप से नियमों का लागू होना, इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत अधिक आवश्यक है। सो दैट, ताकि, इट मे हैव ये डिटरेंट इफेक्ट, इसका एक अलग डिफरेंट होना चाहिए, डिटरेंट हो गया है तो डिफरेंट इफेक्ट मतलब एक अलग प्रभाव हो, ऑन डाउरी मोंगर्स, मतलब जो दहेज रूपी दानों हैं इनके ऊपर इसका अलग प्रभाव होना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है, एजुकेटिंग द गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षित करना। द एजुकेटेड क्लास इन जनरल एंड लीडर्स ऑफ सोसाइटी
मतलब समाज के साधारण और नेतृत्वकर्ताओं की जो शिक्षित वर्ग है, इन पर्टिकुलर हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले, एक उनका विशेष रूप से निभाने वाला हिस्सा है इन कर्बिंग द डाउरी सिस्टम, इस दहेज प्रथा को कुचलने के लिए। मतलब दहेज प्रथा को कुचलने के लिए समाज के जो शिक्षित, सामान्य और नेतृत्व लोग हैं, नेतृत्वकर्ता लोग हैं, इनके द्वारा दहेज को कुचलने में एक अहम भूमिका की आवश्यकता है। दे मस्ट एजुकेट द यंग पीपुल, उन्हें युवाओं को ज़रूर शिक्षित करना चाहिए। एंड क्रिएट प्रॉपर सोशल एटमॉस्फेयर, और एक ऐसे उचित सामाजिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के विरोध में। सी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता, निर्भरता जिसको कह सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एजुकेट देयर डॉटर्स लिबरली, मतलब लिबरली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, यानी अपने पुत्रियों को पढ़ाना माता पिता का, स्वतंत्र रूप से पढ़ाना माता पिता का एक कर्तव्य है। सो दैट, जिससे दे बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएं। कंक्लूजन भी देख लो, निष्कर्ष जिसको कहते हैं। तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में क्या है? द डाउरी सिस्टम इज़ ए स्लर ऑन ह्यूमनिटी। स्लर मतलब होता है धब्बा, यानी दहेज प्रथा मानवता के लिए एक धब्बा है। दहेज प्रथा क्या है बच्चों? तो मानवता के लिए एक धब्बा है। इट इज़ ए ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ द हिंदू सोसाइटी, ये समाज, हिंदू समाज के लिए एक अच्छे रूप से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दाग है। एवरी एफर्ट मतलब प्रत्येक प्रयास, मस्ट बी मेड बाई ऑल कंसर्न्ड, सभी समझदार लोगों के द्वारा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। टू इरेडिकेट द इविल, मतलब इस बुराई को समाप्त करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, उतनी शीघ्रता से जितना कि संभव हो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए इसमें 3 था, माई मदर था, और एक था कि फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारतीय समाज में प्रजातंत्र का क्या महत्व है या भविष्य है, इसके बारे में आप लोगों को फिर किसी पेपर में ऐसे करवा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट जो हैं, अभी देखिए एक में एक करवा रहे हैं ताकि बहुत लंबी क्लास ना हो, जिससे आप ऊबे भी ना और आपको कुछ आइडिया भी मिल जाए कि कौन सा आ सकता है। इसमें कह रहा है राइट ए लेटर, क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। किस लिए? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र में बार बार पानी की आपूर्ति बाधित होने से संबंधित आप एक समाचार पत्र के संपादक को अपना पत्र लिखिए। तो देखिए पत्र है तो इधर से शुरू कीजिए। 210 फ्रेंड्स कॉलोनी, सुभाष नगर, बरेली, मतलब 210 मित्रों की कॉलोनी बरेली की बात है, सुभाष नगर की। अब यहाँ से इधर फिर शुरू करेंगे, किसे लिख रहे हैं तो टू। अच्छा एक चीज़ और बेटा मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैंने लिखना छूट गया है हमारा, डेट आपका यहीं पर पड़ेगा, डेट जो भी है आपका यहीं पर पड़ जाएगा इधर ही। अब इसके बाद में शुरुआत करेंगे, तो क्या शुरू करेंगे? टू द एडिटर, अमर उजाला, प्रयागराज नहीं, यहाँ बरेली होना चाहिए क्योंकि हम बरेली के हैं तो बरेली ही लिखा जाएगा। सर, श्रीमान जी, ऊपर जो हमने अपना बरेली के लिए लिखा है, तो हम जो समाचार पत्र को लिखेंगे, समाचार पत्र के संपादक को, वो भी बरेली के लिए ही लिखेंगे। श्रीमान जी, विल यू वेरी काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, क्या आप अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र में मेरे इस पत्र को कोई कोना देंगे, कोई हिस्सा देंगे? आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टुवार्ड्स द डिफ़िकल्टीज़, मैं आपके ध्यान को समस्याओं की ओर, मुश्किलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। व्हिच द पब्लिक हैज़ टू फेस, जो या जिसे पब्लिक को, जनता को सामना करना पड़ता है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, मतलब बार बार की कटौती से आप वाटर सप्लाई इन और लोकलिटी, हमारे इस क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी में उन्हें बार बार इसका सामना करना पड़ता है।
वी आर इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, बार बार पानी की आपूर्ति की कटौती, इज़ ड्यू टू इनसफिशियंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पानी आपूर्ति या जल आपूर्ति के अधिकारियों के द्वारा पर्याप्त कार्य न करने की वजह से है। विल यू काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, क्या आप कृपया मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में संपादित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, सो दैट, जिससे द हायर अथॉरिटीज़ में कम टू नो ऑफ इट, जिससे जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें भी इसके बारे में पता चले, एंड दोज, और वह लोग हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें भी इसका पता चले। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। थैंकिंग मतलब आपको धन्यवाद। योर सिंसियरली, आपका भवदीय राकेश रंजन। यहाँ पर आप चाहें तो नाम ना लिखें, और बिल्कुल परीक्षा में तो आप बिल्कुल भी नाम मत लिखना अपना, बोर्ड परीक्षा में। डेट जो यहाँ पर मैंने डाला है, ये डेट बच्चों ऊपर मैंने बता दिया है कि वहीं पर पत्र में पड़ जाएगा। अथवा क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए, आप योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टैकल द ग्रिम फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी, टाउन और विलेज, जो जल की बर्बादी, भोजन यानी अनाज खाद्यान्न की बर्बादी के बारे में आप अपने ज़िले के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये पत्र आप लोगों को पहले मॉडल पेपर में कराया गया है, और अगर नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लेना। अब यहाँ सेक्शन सी शुरू होता है, ग्रामर वाला पार्ट। तो ग्रामर वाले पार्ट में क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या उसे डेमोक्रेसी कहेंगे, या ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, या फिर एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, या ऑटोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब होता है गणतंत्र या फिर प्रजातंत्र। तो गणतंत्र किसे कहेंगे बच्चों? जिसमें प्रजा यानी कई लोग मिलकर के जनता के द्वारा जनता का शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी ये नहीं है, और अरिस्टोक्रेसी भी नहीं है, तो क्या है? ऑटोक्रेसी है। मतलब एक सरकार जो एक व्यक्ति चलाता है, यानी जिसको तानाशाह कहते हैं। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप लोगों का 5B नंबर कह रहा है ए फूल्स पैराडाइज, मतलब एक मूर्ख का स्वर्ग। मूर्खों का स्वर्ग क्या होता है? टू लिव इन हेवन, मतलब इसका आपको अर्थ बताना है। क्या स्वर्ग में रहना, या फिर टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, या मूर्खों के साम्राज्य में रहना, या फिर टू लिव इन ए स्टेट ऑफ इंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, मतलब झूठे विश्वासों और आशाओं के आनंद में हमेशा जीवित रहना। तो क्या इसके बारे में है, या फिर टू लिव विथ फूल्स, मूर्खों के साथ रहना है? तो इसमें बता दें बच्चों कि ये आप लोगों का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सी वाले पर। सी वाले में क्या कह रहा है? द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल मतलब होता है क्या? तो निर्दयी होता है। अब कह रहे हैं कि इसका आप लोगों को बताना है पर्यायवाची। क्या मर्सीलेस होगा, या फिर काइंड होगा, या फिर ब्रेव होगा, या फिर पिटीफुल होगा? तो अगर बात करें पिटीफुल, तो इसका अर्थ होता है दयापूर्ण, तो ये नहीं होगा। ब्रेव की बात करें तो ब्रेव मतलब बहादुर होता है, और बहादुर भी इसका नहीं होगा। काइंड मतलब दयालु होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन मर्सीलेस मतलब निर्दयी होता है, यही आपका क्रूल का सिनोनिम्स है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है बच्चों कि मोहन इज़, डी नंबर क्या कह रहा है कि मोहन इज़, मोहन इज़ मोर टॉलर दैन राम, मोहन राम से अधिक लंबा है। Which word in this sentence is an error? इस वाक्य में कौन सा शब्द में एक गलती है? कौन से शब्द में गलती है बच्चों?
क्या देन में गलती है, या इज़ में गलती है, या फिर टालर में गलती है, या फिर मोर में गलती है। तो अगर हम बात करें तो देखिए मोर और टालर ये दोनों कंपैरेटिव हैं, जबकि टाल क्या है, टाल मूल शब्द है, तो इसमें ई आर जोड़ना चाहिए और हम दो एडजेक्टिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते, दो कंपैरेटिव का। यहाँ पर मोर आपका गलत है, मोर हट जाए तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों, ई वाला कह रहा है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, तो इसका विलोम बताना है। अनऑप्टिमिस्टिक होगा, या इनऑप्टिमिस्टिक होगा, या फिर पेसिमिस्टिक होगा, या होपलेसनेस होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें ऑप्टिमिस्टिक का तो इसका हो जाएगा पेसिमिस्टिक, मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, यानी कि इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 5 का ए कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए किसी एक वाक्य का आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। देखिए यहाँ है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी वाह हम मैच जीत गए हैं। शाउटेड द क्रिकेट टीम चिल्लाई, क्या चिल्लाई कि वाह हम मैच जीत गए हैं। तो देखिए कौन चिल्लाए हैं, तो आपका यही द क्रिकेट टीम ही क्या है, रिपोर्टर है, तो इसको पहले कर लीजिए द क्रिकेट टीम शाउटेड। अच्छा कैसे चिल्लाए हैं, तो प्रसन्नता से चिल्लाए ना, तो शाउटेड विथ जॉय दैट लगाइए। अब यहाँ से हुर्रा हट जाएगा, बचा क्या, वी हैव वॉन द मैच। तो वी को चेंज करेंगे जब क्रिकेट टीम से, तो इसका हो जाएगा दे, और पास्ट परफेक्ट में जाएगा हैड हो जाएगा, वॉन द मैच हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इसका इनडायरेक्ट बन गया। इसको भी देख लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा क्या कह रहा है, ही सेड उसने कहा गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात, फ्रेंड्स माने मित्रों, हाउ आर यू आप कैसे हैं। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, तो देखिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स का पहले बनाओ, ही विश्ड उसने शुभकामना दी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सुप्रभात मित्रों, उसने सुप्रभात मित्रों की शुभकामना दी। फिर क्या किया, पूछा भी तो है, तो एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ कंजक्शन लग जाएगा यहाँ पर, हाउ और यू पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर हम हिम मान करके चेंजिंग करेंगे ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो थर्ड पर्सन का माना जाएगा, तो हिम मान लिया तो ही हो गया, ही वाज, हाउ ही वाज, और ये आपका बन गया इनडायरेक्ट का दूसरा वाक्य। अब देखते हैं इसमें बी नंबर में क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। किसी भी एक को आप कैसे निर्धारित की मतलब जोड़िए, किसमें जोड़ना है, चलिए पहले वाक्य पढ़ते हैं। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, एक वाक्य टैगोर एक महान कवि थे। दूसरा है ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा। तीसरा है इट इज़ ए फेमस बुक, ये एक प्रसिद्ध किताब है। और चौथा है ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर इट, वह इसके लिए नोबेल प्राइज़ से पुरस्कारित किए गए। तो देखिए टैगोर एक ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि, वाज अवार्डेड मतलब पुरस्कृत किए गए थे, द नोबेल प्राइज़ मतलब नोबेल प्राइज़ से, फॉर द गीतांजलि ए फेमस बुक, गीतांजलि एक प्रसिद्ध किताब के लिए उन्हें टैगोर प्रसिद्ध कवि को गीतांजलि प्रसिद्ध पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला देखते हैं, इसमें बी वाला भी सिंपल में बनाना था, सिंपल में बन गया। अगला कह रहा है वाइज मैन लव द ट्रूथ, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं सत्य से प्रेम करते हैं। फूल्स हेट इट, और मूर्ख इससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। कह रहा है इसे इनटू कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, तो भैया बट लगा दीजिए क्योंकि सीधे सीधे विरोधी शब्द है, वाइज मैन और इधर फूल्स। तो चलिए क्या कर देंगे, वाइज मैन लव द ट्रूथ, सत्य जो बुद्धिमान व्यक्ति सच से प्रेम करते हैं, बट फूल्स हेट इट, लेकिन मूर्ख इससे नफरत करते हैं। ट्रांसफॉर्म कह रहा है करने के लिए, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म कीजिए, और कैसे करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है। चलिए देखते हैं, वॉक टू द लेफ्ट मतलब बाईं ओर मुड़ो, इसे क्या है, इनटू पैसिव वॉइस, इसे किस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में बदलना है। यू आर सजेस्टेड, आपको सुझाव दिया जाता है, ये किस में है, इम्परेटिव में है,
तो इसमें चाहे यू आर रिक्वेस्टेड करो, सजेस्टेड करो, ऑर्डर्ड करो, फॉरवर्ड करो, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड, आपको सुझाव दिया जाता है टू वॉक टू द लेफ्ट, किस तरफ चलने के लिए, बाईं ओर मुड़ने के लिए, आपको बाईं ओर चलने के लिए सुझाव दिया जाता है। फिर इसमें दूसरा क्या कह रहा है, ओ दैट, मतलब अरे, ओ दैट आई वियर ए चाइल्ड अगेन, अरे मैं एक बार दोबारा बच्चा होता। कह रहा इनटू असर्टिव सेंटेंस, इसे असर्टिव में बदलना है। तो देखिए क्या करेंगे, आई विश दैट लिख दीजिए ओ दैट की जगह पर, आई विश दैट आई वियर ए चाइल्ड अगेन, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार दोबारा बच्चा बनता। अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन। डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी भी एक को आप नीचे दिए गए वाक्य में से किसी एक को सही कीजिए। सही करने के लिए कह रहा है, तो चलिए सही कर देते हैं। ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट ईयर दिस ईयर, वह इस वर्ष पहला स्थान पाने के लिए लक्ष्य रखता है। अब इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही एम्स, वह लक्ष्य रखता है, एट स्टैंडिंग फर्स्ट, प्रथम स्थान पाने के लिए, दिस ईयर, इस वर्ष, वह इस वर्ष प्रथम स्थान पाने का लक्ष्य रखता है। दूसरा कह रहा है बच्चों कि ही इज़ टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत अधिक गरीब मतलब कमज़ोर है जिससे वह नहीं चल सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे, ही इज़ सो वीक, देखिए टू गलत है ना, अगर यहाँ पर टू है तो या तो दैट ही कैन नॉट को हटाइए और सीधे टू कर दीजिए, और या फिर इस टू को हटाइए और यहाँ पर सो कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सो कर दिया, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो अब इसके बाद ई वाले में देखते हैं, ई। तो ई नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, नीचे दिए गए किसी भी एक जोड़े का आप प्रयोग कीजिए, आप वर्ड्स मतलब शब्दों के, इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्य में, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए आप उनको अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो पहला देखते हैं बच्चों क्या है, इसमें है एक शब्द सीज और दूसरा शब्द है सीज। तो इस शब्द सीज का मतलब, जो पहला सीज है इसका मतलब होता है समाप्त कर देना या बर्बाद कर देना, रोक देना, और इस सीज का मतलब है कोई चीज़ छीन लेना। द फायर वर्क्स डिस्प्ले सीज्ड प्रॉम्प्टली एट मिडनाइट, आग के कार्य मध्य रात्रि में पूरी तरीके से बंद हो गए थे। प्रॉम्प्टली मतलब पूरी तरीके से, यानी आग का कार्य, फायरवर्क्स अर्थात गोला तमाशा, यानी आग के कार्य, गोले तमाशे मध्य रात्रि में पूरी तरीके से शांत हो गए, बंद हो गए थे। तो इस चीज़ का मतलब रुक जाना होता है। द पुलिस सीज्ड द गेटवे कार, पुलिस ने ठीक दरवाजे पर ही जो कार को प्राप्त किया था, पुलिस ने जो दरवाजे को पुलिस ने जो कार प्राप्त किया था उसे पूरी तरीके से जब्त कर लिया, छीन लिया। दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों, एक है फीट और फीट। पहले फीट का अर्थ होता है पैर, पहले फीट का अर्थ क्या होता है, पैर, और दूसरे फीट का मतलब होता है उपलब्धि। दूसरे फीट का मतलब क्या होता है, उपलब्धि। तो देखते हैं, कह रहे हैं माई फीट हर्ट आफ्टर वॉकिंग ऑल डे, मेरा पैर में दर्द है, क्षति हो गई, चोट लग गई, आफ्टर वॉकिंग ऑल डे, पूरा दिन चलने के बाद, पूरे दिन चलने के बाद मेरे पैरों में दर्द हो गया, क्षति हो गई। क्लाइंबिंग दैट माउंटेन, दूसरा कह रहा है क्लाइंबिंग दैट माउंटेन, उस माउंटेन, उस पर्वत पर चढ़ना, वाज ए ग्रेट फीट, एक बहुत बड़ा उपलब्धि था। उस पर्वत पर चढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, आप ऊपर दिए गए मतलब नीचे दिए गए पैसेज का अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। तो चलिए अंग्रेजी में कर देते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। क्या हुआ कि एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। तो क्या होता है, ए यंग मैन मतलब एक युवक, वंस आज एक बार पूछा, सुक्रेटिस मतलब सुकरात से, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस सफलता का रहस्य। तब क्या हुआ,
सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। सुकरात ने क्या किया? उस युवक को अगली सुबह बुलाया। सुकरात आस्क्ड द यंग मैन, सुकरात ने उस युवक से कहा टू मीट, मिलने के लिए, हिम ने उन्हें, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सुकरात ने उस युवक को उन्हें अगली सुबह मिलने के लिए कहा। अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह जब वह युवक सुकरात से मिला तो उसे नदी के किनारे ले गए। तो वह उसे नदी के किनारे ले गए। चलिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। व्हेन द यंग मैन मेट सोक्रेटिस, जब युवा व्यक्ति सुकरात से मिला, ही टुक हिम टू द रिवर बैंक, वो उसे नदी के किनारे पर लेकर गए। फिर क्या होता है? और वह उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। वह क्या किए? उस युवक के साथ में गहरे पानी में चले गए। दे वाक्ड इनटू द डीप वाटर टुगेदर, वह साथ साथ गहरे पानी में चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है? उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उस युवक का सिर पकड़ करके पानी में डुबो दिया। तो सोक्रेटिस हेल्ड द यंग मैन्स हेड अंडर वाटर। सोक्रेटिस हेल्ड मतलब सुकरात पकड़े रहे, द यंग मैन्स हेड मतलब युवा व्यक्ति के सिर को, अंडर वाटर पानी के नीचे। सुकरात पानी के नीचे उस युवा व्यक्ति के सिर को पकड़े रहे। उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो अगर हम इसके बाद में देखें तो जब वह युवक छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा तो सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल लिया। व्हेन द यंग मैन, जब वह युवक स्टार्टेड स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करने लगा, छटपटाने लगा, एंड हिज बॉडी टर्न्ड ब्लू और उसकी शरीर नीली होने लगी, सोक्रेटिस पुल्ड हिज हेड आउट ऑफ द वाटर, सुकरात ने उस युवक का सिर बाहर की ओर खींच लिया। अब बाहर की ओर जब खींचे, युवक ने गहरी सांस ली तो क्या हुआ? वह युवक गहरी सांस ली, वह क्रोध से आग बबूला हो गया। तो भैया चलो पहले देख लेते हैं, युवक को गहरी सांस दिला दीजिए। हाँ, यहाँ से द यंग मैन टुक ए डीप ब्रीथ, मतलब उस युवक ने गहरी सांस ली। ही वॉज फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गया या बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। फ्यूरियस का प्रयोग तब होता है जब बहुत अधिक क्रोधित हो। सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुकरात ने क्या किया? मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें पानी के अंदर किस चीज़ की सबसे अधिक इच्छा थी? चलिए, सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें पानी के अंदर किस चीज़ की आवश्यकता थी। सोक्रेटिस आस्क्ड विद ए स्माइल, सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा, व्हाट डिड यू डिज़ायर, तुम्हारी क्या इच्छा थी या तुम क्या चाहते थे? द मोस्ट मैंने सबसे अधिक, व्हाइल बीइंग अंडर वाटर, जब तुम पानी के नीचे थे। अब क्या होता है? तो जब ऐसी इच्छा है तो वह युवक क्या बोला? युवक बोला हवा की। युवक ने क्या कहा? कि हवा की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो चलिए देखते हैं। द यंग मैन रिप्लाइड, युवक ने उत्तर दिया, एयर मतलब हवा। अब देखो, सोक्रेटिस मतलब सुकरात ने कहा यही सफलता का रहस्य है। सुकरात ने क्या कहा? कि यही सफलता का रहस्य है। तो सोक्रेटिस सेड दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और क्या कहा? इसके साथ कुछ और तो कहा। तो और ये कहा कि सफलता की चाह के लिए ठीक वैसी ही छटपटाहट और बेचैनी चाहिए जैसे पानी के अंदर तुम्हारे मन में हवा के लिए थी। तो चलिए क्या कहा? टू अचीव सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने के लिए यू नीड टू हैव द सेम लेवल ऑफ डिस्प्रेशन, तुम्हें ठीक उसी प्रकार की, उसी स्तर की मतलब इच्छा होनी चाहिए, एंड लॉन्गिंग मतलब निराशा और इच्छा होनी चाहिए, एज यू हैड फॉर एयर, जैसे कि तुम्हारे पास हवा के लिए थी, व्हाइल अंडर वाटर, जब तुम पानी के नीचे थे। अब देखते हैं सेक्शन डी शुरू होता है यहाँ से, लिटरेचर वाला पार्ट। और लिटरेचर वाले पार्ट में क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको प्रत्येक
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, लगभग 40 शब्दों में उत्तर देने के लिए क्या करना है, उत्तर देना है। अब देखते हैं ए नंबर क्या कह रहा है। तो ए नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाट डिड एम हैमेल राइट। एम हैमेल ने क्या लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पर, विद ए पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़े के साथ। एम हैमेल ने चाक के एक टुकड़े के साथ उस ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था। तो देखिए, एम हैमेल रोट, एम हैमेल ने क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद में कहाँ लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने फ्रांस जिंदाबाद लिखा। एज ए फाइनल गेस्चर ऑफ डिवोशन, एज ए फाइनल गेस्चर मतलब एक अंतिम अनुमान के रूप में, ऑफ डिवोशन मतलब समर्पण का, ऑफ हिज कंट्री अपने देश के लिए रूप में, एंड इट्स लैंग्वेज बिफोर द डिपार्चर और जाने के पहले इसकी भाषा के प्रति जो उनका समर्पण था उसके बारे में उन्होंने ऐसा लिखा। अथवा मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर डालना। और इसमें क्या कह रहा है, और व्हाट टेरर सीज डगलस, किस भय ने डगलस को रोक दिया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव उनके ऊपर क्या था। डगलस की मतलब किस भय ने डगलस को रोक दिया और इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव था। तो द टेरर दैट सीज्ड डगलस, वह भय जिसने डगलस को रोक दिया, वाज हाइड्रोफोबिया, पानी से डर था। हाइड्रोफोबिया एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें पानी से लोगों को डर लगता रहता है। और फियर ऑफ वाटर, या जिसको पानी का भय कहते हैं। स्टेमिंग फ्रॉम ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो उनके बचपन के अनुभव से ही उनमें पनप रहा था। दिस फियर हैड ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हिम, इस भय का उनके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। काजिंग एनेक्सिटी एंड पैनिक, चिंता और घबराहट का कारण बना रहा। व्हेन एवर ही वॉज नियर वाटर, जब कभी भी वे पानी के पास होते थे। आर इवन थिंकिंग अबाउट इट, या वह इसके बारे में कभी सोचते भी थे। तो यहाँ पर अथवा करके दो दिया जाता है, किसी एक को आपको करना होता है। बी वाले में क्या कह रहा है बच्चों, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। चलिए देखते हैं क्यों मिलना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। परस्यूड हिम, उन्हें मनाना चाहते थे। टू विजिट चंपारण, चंपारण जाने के लिए। टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिगो फार्मर्स, मतलब किसान, नील के किसानों को पूरी तरीके से क्या करने के लिए, उनका जो सामना था, उनकी जो समस्याएं थी, उससे उन्हें निजात कराने के लिए वह चंपारण में गांधी जी को ले जाना चाहता। ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स, वह उन किसानों की बर्बादी के बारे में चिंतित था। बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, जो अंग्रेजी नील के प्लांटर्स अर्थात की कह सकते हैं ज़मींदारों के द्वारा थी। एंड साठ गांधीज हेल्प, और इसमें वो गांधी जी की मदद को चाहता था। अथवा मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। और इसमें क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वह इसमें क्या पाते थे। बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या था और वह इसमें क्या पाते थे। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज वाज ए ट्रीजर ट्रोव, ट्रीजर ट्रोव मतलब कि खजाना। बच्चों के लिए कूड़ा एक खजाने का ढेर था। दे वुड रिमूव थ्रो इट टू फाइंड, वह इसमें पाने की कल्पना करते थे, कह सकते हैं रीअम्यूज होना चाहिए। फाइंड वैल्यूएबल आइटम्स, मतलब कि कीमती वस्तुएं। लाइक ब्रोकन टॉयज, जैसे कि टूटे हुए खिलौने। यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, उपयोगी वस्तुएं। और एनीथिंग, या कुछ भी
दैट कुड बी सोल्ड आर रीयूज्ड, जिसे या तो बेचा जा सकता था या उसका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता था। ऑफन टू सपोर्ट दियर फैमिलीज़, अपने परिवारों को मदद करने में, और मेक ए लिविंग, या फिर जीविका कमाने में जो उनकी मदद को कर सकता था। तो आपका ये 7वां नंबर हो चुका, जिसमें आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। इसके बाद आप लोगों का 8वां शुरू होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। चलिए दे देते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का भय क्या था? हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, ये डगलस के जीवन में आया कैसे? मतलब डगलस का भय क्या था और ये डगलस के जीवन में कैसे आया? डगलस फियर वाज हाइड्रोफोबिया। डगलस का भय हाइड्रोफोबिया बीमारी थी। ए डीप सीटेड फियर ऑफ वाटर, जो पानी का भय दिल में बहुत गहराइयों तक विद्यमान था, बैठा हुआ था। दिस फोबिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये भय उनके मन में बचपन से ही आया था। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू ए स्विमिंग पूल बाय ए बुली, जब वह एक बड़े से लड़के के द्वारा स्विमिंग पूल में फेंक दिए गए, नियरली ड्राउनिंग हिम, जिसमें लगभग वह डूब ही गए थे। द ट्रॉमेटिक इवेंट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट, तो इस भयानक घटना ने उनके ऊपर एक कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव डाला। काजिंग डगलस टू डेवलप एन इंटेंस, जो डगलस में एक विचारधारा विकसित करने का कारण भी बना। फियर ऑफ वाटर, पानी के भय का। व्हिच सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड हिज लाइफ, जिसने महत्वपूर्ण तरीके से उनके जीवन को प्रभावित किया। एंड और एक्टिविटीज़, उनके क्रियाकलापों को प्रभावित किया। दिस फियर सिम्बोलाइज्ड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पास्ट ट्रॉम्स, ये अतीत के भय का एक मनोवैज्ञानिक भय भी दर्शाता है। इस प्रकार से हमने इसमें भी देखा लॉन्ग का। अच्छा, बी वाला क्या कह रहा है बच्चों? बी वाला कह रहा है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? और क्या है इसमें? इसमें देखिए 3 प्रश्न को मिला करके किया गया कि राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, उसने गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लिया। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर, उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो देखो कौन था। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण से एक गरीब बटाईदार था। ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी, उसने गांधी जी से मिलने का निर्णय लिया। किस लिए? टू सीक हिज हेल्प, उनकी मदद की तलाश करने के लिए। इन एड्रेसिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, नील के किसानों की बर्बादी से बचने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए। बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज ज़मींदारों के द्वारा था। टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। शुक्ला फॉलोड गांधी जी, शुक्ला ने गांधी जी का अनुसरण किया। वेयर एवर परसिस्टेंटली रिक्वेस्टिंग, जहाँ कहीं भी वो जाते थे उनका वो अनुसरण करते हुए, निवेदन करते हुए हिम उनके पीछे पीछे जाता था। टू विजिट चंपारण, उनसे चंपारण आने के लिए कहते हुए। हिज डिटर्मिनेशन इवेंचुअली लेड गांधी जी टू एक्कम्पनी हिम टू चंपारण, उसके दृढ़ इच्छा ने सौभाग्य से गांधी जी को चंपारण की ओर ले गया, उसके साथ ले गया। वेयर दे फॉट फॉर द फार्मर्स राइट्स, जहाँ पर वह किसानों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी। अब देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? दोज, मतलब वह लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हरित युद्धों की तैयारियां करते हैं। वार्स विद गैस, गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं।
वार्स विद फायर, आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्टोरी विद नो सर्वाइवर्स, बिना जीवित व्यक्तियों के वह जीत जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। इन द शेड, मतलब छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए वह भी घूम सकेंगे। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार के युद्धों की तैयारी की जाती है। तो पीपुल प्रिपेयर फॉर वार्स ऑफ एग्रेशन, लोग क्रोध के युद्ध की तैयारी करते हैं। वायलेंस, हिंसा के युद्ध की तैयारी करते हैं। डिस्ट्रक्शन, और बर्बादी के युद्ध की तैयारी करते हैं। व्हिच लीड टू हार्म एंड सफरिंग, जो नुकसान और कष्ट की ओर ले जाता है। द पोएम अर्ज रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ वार, कवि इस कविता के माध्यम से अपने पाठकों को इसका झलक दिखाना चाहता है कि वह युद्ध का परिणाम क्या होता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड क्वाइट कंटेम्पलेशन, और शांत विचार और शांति का उन्हें महत्व बताना चाहता है। बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट इज़ द एंड ऑफ सच वार्स, ऐसे युद्धों की अंत क्या होगा। द पोएम इम्प्लाइज, कविता बताता है दैट वार्स लेड टू डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो युद्ध होते हैं, डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, युद्ध विनाशकारी परिणाम लाते हैं, की ओर ले जाते हैं। एंड द साइलेंस एंड स्टिलनेस, और शांति और गंभीरता, दैट फॉलो कैन बी ए रिलीफ, जो आराम का अनुसरण करवा सकती है। नेरूडा एडवोकेट्स फॉर पीस एंड क्वाइट रिफ्लेक्शन टू प्रिवेंट सच वार्स, पाब्लो नेरूडा ऐसे युद्धों को रोकने के लिए शांति और शांत वातावरण का के लिए क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, ऐसे लोग शांत रहने के बाद क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, द पोएम सजेस्ट, कविता सुझाव देती है दैट क्वाइट कंटेम्पलेशन, कि शांति का भाव कैन लीड टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ की ओर लेकर जा सकता है। एंड ये मोर पीसफुल वर्ल्ड, और एक अधिक शांतिपूर्ण संसार की ओर लेकर के जा सकता है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का, नीचे दिए गए किसी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए। कौन कौन से पोएम हैं, तो यहाँ पर पोएम आपका है माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ 66 साल की। दूसरा पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मतलब चाची जेनिफर का बाग। और तीसरा है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांति बनाए रखना। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कीपिंग क्वाइट का क्या है। सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूडा। आपको मैं बार बार कहता हूँ 3 सेंट्रल आइडिया कोई भी याद कर लीजिए, 5 आपके सिलेबस में है, 5 पोएम, 3 आप कोई भी याद कर लीजिए और आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। द पोएम कीपिंग क्वाइट, मतलब कीपिंग क्वाइट कविता बाय पाब्लो नेरूडा कॉन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिलनेस, मतलब पाब्लो नेरूडा की कविता, पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई कविता कीपिंग क्वाइट क्या करती है, गंभीरता, साइलेंस मतलब शांति, एंड इंट्रोस्पेक्शन ऑफ ए कैओटिक वर्ल्ड, एक अद्भुत संसार का प्रतिबिंब का महत्वपूर्ण दर्शन कराती है, महत्व दिखाती है। इट अर्ज पीपुल, ये लोगों से निवेदन करते हैं टू पॉज, रुकने के लिए, रिफ्लेक्ट, परावर्तन देखने के लिए, एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक दूसरे को समझने के लिए ये निवेदन करते हैं। प्रमोटिंग पीस एंड यूनिटी, शांति और एकता का प्रमोशन करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए। द पोएम सजेस्ट दैट, कविता सुझाव देती है कि दिस क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन कैन लीड टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ,
कि इस प्रकार का शांत भाव हमें अपने आप को और बेहतर से समझने का क्षमता देगा। एंड द वर्ल्ड और संसार अल्टीमेटली फॉस्टरिंग ए मोर हारमोनियस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। मतलब कह सकते हैं तात्कालिक रूप से एक अधिक सभ्य, हारमोनियस मतलब सभ्य, एक अधिक सभ्य और शांत अस्तित्व का निर्माण करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आप लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो क्या है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था। तो द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वुड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक स्टोरी ऑफ आर सिचुएशन। ये बच्चों टाइपिंग में थोड़ा सा मुझसे एरर हुआ, चलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि जो बच्चा था, नवजात शिशु था, इसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ था कि इसकी मृत्यु बाघ से होनी थी। मतलब अगर, क्योंकि ये वृषभ राशि में हुआ था इसलिए बैल और क्या कहते हैं बाघ दोनों शत्रु हैं, तो बच्चे की मृत्यु जब भी होगी तो बाघ के रूप में होगी, ऐसा उसकी भविष्यवाणी थी। अब देखते हैं, कह रहे हैं हु वाज जियोफ ग्रीन। मान लो उसको नहीं कर पाते हैं तो इसको कर लीजिएगा, जियोफ ग्रीन कौन थे। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को क्या प्रदान किया था। तो चलिए देखते हैं, जियोफ ग्रीन इज़ ए कनेडियन एक्सप्लोरर एंड एडुकेटर। जियोफ ग्रीन एक कनाडा के मतलब शिक्षक थे, दार्शनिक थे। हु फाउंडेड स्टूडेंट्स ऑन आइस ए प्रोग्राम, जिन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक एक कार्यक्रम की स्थापना की। ऑफरिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों को प्रदान करते हुए एक्सपेडिशंस टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र का वह एक उन्हें मतलब कह सकते हैं अनुभव प्रदान कर रहे थे। ही प्रोवाइड्स हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उन्होंने शैक्षणिक अनुभवों को हाथों में प्रदान कर देते हैं। फॉस्टरिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब जो पर्यावरणीय जागरूकता है उसका विकास करते हैं। एंड इंस्पायरिंग यंग लीडर्स टू प्रोटेक्ट द प्लानेट, और इस ग्रह की सुरक्षा करने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। बी नंबर में कह रहा है आई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम। डेरी मिस्टर लैम से क्यों प्रेरित था, क्यों बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित था। ये आप लोगों का ऑन द फेस ऑफ इट वाले लेसन से हैं। कह रहे हैं डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम से बहुत अधिक प्रभावित था। अब तक जिन लोगों ने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और लाइक तो आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए। बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने उसके सकारात्मक गुणों से, मतलब डेरी मिस्टर लैम से उसके सकारात्मक गुणों के कारण प्रभावित था। टुवार्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। डिस्पाइट हैविंग ए प्रोस्थेटिक लेग, एक कृत्रिम बने हुए पैरों के बावजूद भी। मिस्टर लैम्स करेज, श्रीमान लैम का साहस, काइंडनेस मतलब दयालुता, एंड एक्सेप्टेंस और स्वीकृति ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की, एंड अदर्स और दूसरों की, इंस्पायर्ड डेरी को प्रेरित कर देती है। हेल्पिंग हिम टू ओवरकम हिज ओन इनसिक्योरिटीज़, अपनी असुरक्षाओं को जीतने में उसकी मदद करते हुए। एंड डेवलप ये मोर पॉजिटिव आउटलुक, और एक अधिक सकारात्मक गुण का निर्माण करते हुए उसे ऐसा प्रेरणा देती है। अथवा क्या करना है, अथवा आप इसको कर दीजिए। हु वाज जुडेविन, जुडेविन कौन था। व्हाट डिड सी टेल जितकाला सा, उसने जितकाला सा को क्या बताया। तो आप लोगों को बता दें, एक पार्ट सप्लीमेंट्री में आपके है मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड, और ये मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड वाले चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। जुडेविन वाज ए नेटिव अमेरिकन फ्रेंड, जुडेविन एक अमेरिकी
मूल अमेरिकी की मित्र थी। कंपेनियन ऑफ जिटकाला शाह मतलब आर कंपेनियन या साथी कह सकते हैं आप। जिटकाला शाह मतलब जिटकाला शाह की। जिटकाला शाह की एक मित्र थी या साथी थी। सी वार्न जिटकाला शाह अबाउट द ईटिंग हाउस। उसने ईटिंग हाउस यानी भोजन करने वाला जो मेस होता है उसके बारे में जिटकाला शाह को चेतावनी दी। एट द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय की। टेलिंग हर, उसे बताते हुए, दैट द टेबल्स वेयर फिल्ड विथ ड्रेडफुल थिंग्स टू ईट, कि खाने के लिए मेज डरावनी चीज़ों से भरी हुई थी। एंड दैट द गर्ल्स हैड टू कट दियर लॉन्ग हेयर, और यह कि लड़कियों को उनके लंबे बालों को कटवाना पड़ता था। जुडेविन्स वार्निंग प्रिपेयर्ड जिटकाला शाह। जुडेविन की चेतावनी ने जिटकाला शाह को तैयार कर दिया फॉर द हार्श रियलिटीज़, मतलब कठोर वास्तविकताओं से के लिए। सी वुड फेस एट द स्कूल, जो उसे उस स्कूल में सामना करना था। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 12 यहाँ पर है और सप्लीमेंट्री का एक लॉन्ग है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी भी एक प्रश्न का आप लगभग 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 80 शब्दों में उत्तर देने के लिए पहला प्रश्न क्या है। हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था। वेयर वाज ही डिस्पेयर्ड, वह कहाँ गायब हो गया था। व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने अपने चार्ली के पत्र में क्या लिखा था। तीन क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग शुरुआत से। सैम वीनर वाज ए साइकियाट्रिस्ट। सैम वीनर एक मनोचिकित्सक था। एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, और चार्ली का मित्र भी था। हु सडनली डिसअपेयर्ड, जो अचानक गायब हो गया था। चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली को संदेह था। ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग, कि वह गैलिसबर्ग गया हुआ था। ए प्लेस, एक स्थान। चार्ली ऑफन स्पोक अबाउट, जिसके बारे में चार्ली अक्सर बोला करता था। एज सैम वाज ड्रॉन टू इट्स पीसफुल एटमॉस्फेयर, जिससे सैम इसके शांत वातावरण की ओर खींच गया। इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए अपने पत्र में सैम रोट, सैम ने लिखा था दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि उसने तीसरी मंजिल को पा लिया था। ए माइस्ट्रियस लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का एक रहस्यमयी कह सकते हैं मंजिल। एंड हैड बीन स्टेइंग इन गैलिसबर्ग फॉर 2 वीक्स, और वह गैलिसबर्ग में 2 सप्ताह से ठहरा हुआ था। इनवाइटिंग चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा टू ज्वाइन हिम, चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को उसके साथ आने के लिए आमंत्रित देते हुए उसने लिखा था। अब बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों। बी नंबर कह रहा है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की। एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले लेसन से है। व्हाट वाज इट्स मिशन, इसकी योजना क्या थी। एंड हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड, और ये कैसे पूरा हुआ था। चलिए देख लेते हैं। द एकेडमिक सोकाल्स्की वाज ए रशियन रिसर्च विजिल प्राइमरली, मतलब जो एकेडमिक सोकाल्स्की था वो एक रूसी अनुसंधानिक जहाज़ थी। प्राइमरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपीडिशन इन अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए प्रयोग की जाती थी। इट्स मोस्ट नोटेबल मिशन वाज ए 2013 अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। ये इसका जो प्रमुख एक सबसे अधिक कह सकते हैं विश्वसनीय या उल्लेखनीय योजना था वो 2013 में अंटार्कटिक क्षेत्र की यात्रा थी। which aimed to retrace the route of डगलस मॉसन्स, जो डगलस मॉसन्स के रास्ते से हटकर था, या कह सकते हैं उस रास्ते पर पुनः जाना था। 1911 टू 1914, मतलब 1911 से 1914 तक जो उन्होंने यात्रा किया था। ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, मतलब ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक क्षेत्र में। एंड कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के बारे में जो यहाँ के लोग थे, यानी कह सकते हैं कि उनके क्षेत्र भ्रमणकारी लोग थे, उनको थोड़ा सा जागरूक करना था। ऑन दिसंबर 25, 2013, दिसंबर
25 दिसंबर 2013 को द एकेडमिक सोकाल्स्की बिकेम ट्रैप्ड इन थिक आइस ऑफ कॉमनवेल्थ बे अंटार्कटिका। मतलब एकेडमिक सोकाल्स्की अंटार्कटिका के कॉमनवेल्थ खाड़ी में बुरी तरीके से मोटे बर्फ़ के परतों के बीच में फंस गया था। डिस्पाइट एफर्ट्स, इन कार्यों के बावजूद भी, प्रयासों के बावजूद भी, बाय रेस्क्यू विजिल, इस सुरक्षा जहाज, इंक्लूडिंग द चाइनीज़ आइस ब्रेकर एक्स्यूलांग, ज़्यूलांग मतलब जो ज़ूलांग चीन के एक बर्फ़ तोड़ने वाले उसमें सम्मिलित थे, सभी लोग थे। फ्रेंच रिसर्च विजिल एल एस्ट्रोलेबल एंड ऑस्ट्रेलियन आइस ब्रेकर औरा ऑस्ट्रेलियासिस, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस था, ऑस्ट्रेलियाई बर्फ़ तोड़ने वाला, और फ्रांस का था द शिप रिमेन्ड स्टक, वो जहाज़ फंसी ही रही, निकल नहीं पाई। फिर क्या होता है? द मिशन वाज अल्टीमेटली एकम्प्लिश्ड, ये मिशन लगभग पूरा था। एल्बीट विद सिग्निफिकेंट डिलेज, भले ही यह कुछ महत्वपूर्ण देरियों से के साथ था। एंड ये रेस्क्यू ऑपरेशन और सुरक्षा के कार्यक्रमों के तहत हुआ। द एक्सपीडिशन प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सिग्निफिकेंट इंसाइट्स इनटू क्लाइमेट चेंज, जो यहाँ पर रहने वाले थे उन लोगों को, मतलब इसमें जो यात्री थे, उन्हें एक बहुमूल्य वैज्ञानिक दृश्य और जलवायु परिवर्तन का दृश्य दर्शाया गया, समझाया गया। ऑल्दो इट्स चैलेंजेस हाईलाइटेड द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ अंटार्कटिक कंडीशंस, भले ही इसकी जो चुनौतियाँ थीं उसने अंटार्कटिक के ऐसे दृश्यों को दिखाया जिसका आशा भी नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने चौथा मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही आगामी समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी सफल हों और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।